ओके, आज मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा, किसी को समझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी को समझ में ना आए तो बीच में मुझे पॉइंट आउट करके पूछ सकता है कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, प्लीज टेल मी अगेन, रिपीट, एंड जो भी है। ये फूडी फूडी बच्चा, ये बार बार मैं इसका नाम भूल जाती हूँ, इसको मुझे ग्रुप में लिखना पड़ेगा। उमे कुलसुम नाम है शायद उनका। हाँ, एक सेकेंड, कुलसुम से याद रहेगा। बेटा कुलसुम आपने भेज दी थी डीपीपी? जल्दी बताओ, जल्दी, फास्ट। नो, भेज देना आज जल्दी से। चलिए बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? फाइन है सब? सबकी हेल्थ अच्छी है? दिनचर्या अच्छी है सारे बच्चों की? प्लीज टेल मी, बताएं मैम को। यस मैम। यस मैम। गुड। तो चलिए आज फटाफट से हम, बहुत ही आज के टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हैं बेटा। उस दिन फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिए थे, बट फर्स्ट लेक्चर में हमने सिर्फ बेसिक कवर किया था और वो पार्ट पढ़ा था जिससे ज्यादातर कुछ भी खास पूछा नहीं जाता। बट आज का जो लेक्चर है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। ये ध्यान से समझना आज का लेक्चर, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात सभी को? जल्दी से बोलो यस। और पूरा लेक्चर देखना, ध्यान से समझना। और कोई भी बच्चा अगर किसी रीजन की वजह से लीव करेगा, ठीक है, तो मुझे बताएगा और मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करके जाएगा, मैम मेरा नेटवर्क इश्यू है या मेरा जो भी क्लास है, काम है, ठीक है ना। कोई भी लीव नहीं करेगा बीच में से। नीट क्वालिफाइड करना है तो स्टेबिलिटी बनाना सीखिए पढ़ाई के लिए। इट्स अ सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है आपके लिए, करियर के लिए। तो देखो बच्चा पार्टी, मैं सबसे पहले फटाफट आपको बता देती हूँ। टुडे वी विल स्टार्ट इन टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आप जानते हो, जिन बच्चों ने स्कूल्स में पढ़ा है ये चैप्टर, कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता होगा। अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। राइट, ठीक है बच्चा पार्टी, और दूसरा है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल से, ठीक है, हम पहले भी मिल चुके हैं। ये हमारा पुराना दोस्त है, कोई नया दोस्त नहीं है, या जो भी है दोस्तानी है, ठीक है ना। हम इनसे थर्मोडायनामिक में भी मिले थे, राइट। क्या ये बात क्लियर है? अब बच्चा पार्टी, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आज मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन, जैसे समझ, सपोज दैट इसको, रिवर्सिबल प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इक्विलिब्रियम के साइन से, राइट। जैसे कि आपने बच्चा पार्टी क्या किया, आपने सॉलिड से लिक्विड बना लिया, लिक्विड से, ठीक है, वापस सॉलिड बना लिया। ये प्रोसेस हो, एक हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो चीज रिवर्स हो जाए आपकी लाइफ में वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब आपने क्या किया, पापा के वॉलेट से पैसे निकाले, ठीक है, और पापा ने आपको वॉलेट से पैसे निकालते हुए देख लिया, और आप में लगा एक करारा थप्पड़, और डांट पड़ी वो अलग, और आपको इतना गुस्सा आया आपने वो नोट जाके जला दिया, ठीक है। कैंडल रखा था बाहर, कैंडल पे जला दिया, वो बन गया राख, और पापा को दे दी राख, ठीक है। अब आप राख से वापस नोट नहीं बना सकते, दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना बच्चा पार्टी। तो ये कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल है। अब भाई इसको डिनोट किससे करेंगे? इसको डिनोट करोगे आप सिंगल हेडेड एरो से, एरो जाते हैं राइट हैंड साइड। बिल्कुल। और देखो इसको बोलते हैं सिंगल हेडेड एरो, यानी कि एक सर वाला एरो, और ये हाफ हेडेड एरो, ठीक है ना। इसमें आधे आधे सर होते हैं दोनों तरफ। तो बच्चा पार्टी, अब यहाँ पे हम क्या, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के बाद वापस से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते, बट यहाँ पे हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते हैं। क्या ये बात सही है? यस मैम। ठीक है। यस मैम। किसी भी बच्चे को कोई, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आए तो प्लीज परवीन मैम को बीच में रोकना और अपने डाउट को क्लियर करना, ठीक है बच्चा पार्टी। अब हम नेक्स्ट बात करें कि रिएक्टेंट कैन नॉट, रिएक्टेंट, ठीक है, कैन नॉट कन्वर्टेड converted to product and product can be converted
बैकवर्ड रिएक्शन। ओके बच्चा पार्टी। मैम क्लास क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो? क्लास एंड में एक बार आज की सारी आईडी, क्या बोल रहे हो बेटा आयुष? आईडी क्या मतलब, मैं समझी नहीं। ठीक है, तो ये बच्चा पार्टी देखो, आयुष प्लीज रिप्लाई अगेन, या बोल के बता सकते हो, रिएक्टेंट कैन नॉट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैन नॉट कन्वर्ट टू बैकवर्ड रिएक्शन। इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर है? बट यस मैम। ओनली, क्या कह रहे हो बेटा? मैम आपने लिखा टू प्रोडक्ट, क्या मैम जब लिखा, क्या रिएक्टेंट लिखा? प्रोडक्ट में नहीं बनेगा तो मैम जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कैसे चेंज हो जाएगा? क्यों, देखो रिएक्टेंट कैन नॉट, ठीक है, कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। अरे ये तो रिवर्सिबल पढ़ रहे हैं ना हम, ठीक है, यहाँ तो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक है। मैम हमने कैन नॉट लिखा है ना, वो बाय मिस्टेक लिख गया है, बाय मिस्टेक लिख गया है, उसको सही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ पॉइंट को, स्लाइड शो कर देना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, मैं कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन हमारी बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरीके से जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ओनली रिएक्शन किस में जा सकती है, फॉरवर्ड ही जा सकती है। यहाँ पे दोनों तरीके से रिएक्शंस हमारी जा सकती है, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड एंड बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। अभी क्लियर है सभी को ये बात? यस मैम। मैम की भावनाओं को भी समझा करो, कई बार शब्दों पे और लिखावट पे नहीं जाते, ठीक है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये देखो, ये क्या बन गया, 2NO। अब एक और रिएक्शन अगर हम लेते हैं N2 प्लस 3H2, ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 2NH3 बनाएंगे, राइट? क्लियर है? लेकिन अगर यहाँ पे ओनली रिएक्शंस फॉरवर्ड ही जाती है, ठीक है बच्चा पार्टी, तो अगर हमने लिया एसिड, ठीक है, ये जानते हो इसको, HCl को जानते हो, मिले हो कभी लैब में? NaOH को मिले हो लैब में? यस मैम। वेरी गुड, बहुत ही स्मार्ट हो। NaCl से मिले हो कभी जिंदगी में? मैम डेली यस मैम। अरे रोज रोज ही मिलते हो भाई इससे तो, खाने में, मैम नमक सॉल्ट। घर में भी मिलते हो भाई, रोज ही मिलते हो इससे तो। मैम आपने स्क्रीन स्टॉप कर दी? स्क्रीन ऑफ हो मैम गई। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? अच्छा, स्क्रीन बाय मिस्टेक ऑफ हो गई है, दोबारा से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, मैं आप लोगों का ना ऐसे एक अटेंडेंस भी ले लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। अभी शेयर कर रही हूँ स्क्रीन आपको। वो मेरा गलती से हाथ लग गया ना, तो स्क्रीन बंद हो गई। रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना बच्चा पार्टी? यस मैम। आ गई स्क्रीन? यस मैम। गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अभी देखो यहाँ पे क्लियर है, ये बेस है ना, और ये Na इस Cl के साथ रिएक्ट करेगा, और ये बेचारा H है, ये इस OH के साथ रिएक्ट करेगा। और वैसे भी आप बेसिकली जानते ही हो, Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, और दो अपोजिट डायरेक्शंस के बीच में, ठीक है, अट्रैक्शन होता है। तो ये बन गया आपका NaCl और ये बन गया वाटर। अभी क्लियर है सभी को ये कहानी? ठीक है। अब बच्चा पार्टी देखो, भी मैम ने लास्ट लेक्चर में आपको एक कहानी बताई थी कि इक्विलिब्रियम 2 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम मैम ने पूरा पढ़ा दिया था, लेकिन आपको मैम ने नहीं पढ़ाया था, तो क्या था, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या ये बात क्लियर है सभी को, है ना? अगर हम बात करते हैं बच्चा पार्टी टाइप्स की, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या ये बात सभी को क्लियर है? तो कितने टाइप के मैम ने इक्विलिब्रियम बताया था, जल्दी बताओ। 3। मैम ने इक्विलिब्रियम कितने टाइप बताया था? मैम डायनेमिकल और फिजिकल और मैम बिल्कुल केमिकल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सारे बच्चे इस बात से एग्री करते हैं, ठीक है। यस मैम। अरे मैं इसको काट ही देती हूँ, इतनी देर में इरेज करूंगी। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चा पार्टी। मैं एक बच्ची यहाँ पे नहीं है, तो फटाफट से ये वाला चार्ट एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो देखो बच्चा पार्टी, फिजिकल इक्विलिब्रियम था, फिजिकल
इक्विलिब्रियम, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाना, इतने तो इंटेलिजेंट हो आप, समझ ही जाओगे। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चा पार्टी। फिजिकल के सारे पार्ट हम पढ़ चुके थे, बट केमिकल का शायद कोई पार्ट मैम ने डिस्कस नहीं किया था, किया था? तो केमिकल No, ma'am. इक्विलिब्रियम को दो पार्ट में डिवाइड किया पार्टी, मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड देन आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया, जैसे एक रिएक्शन है PCl5, दिस इज द मॉलिक्यूल, रिवर्सिबल पे ये क्या बनाता है, PCl3 गैस, है ना, और Plus बनाएगा CCl2 Cl2 गैस, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शंस अगर कहीं आपको देखने को मिलती हैं तो बच्चा पार्टी वो होगा आपका मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम। बट मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम नथिंग इज इम्पोर्टेंट, इतना पूछा नहीं जाता। जो इम्पोर्टेंट है, जिसको 5 स्टार रेटिंग दी जाएगी आपके, जहां से नीट में क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज द केमिकल इक्विलिब्रियम एंड देन आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब Yes, बच्चा ma'am. पार्टी यहाँ पे आइंस लिख रहे हैं, तो आइंस का मतलब क्या है, वो स्पीसीज जो पॉजिटिव होती हैं और नेगेटिव होती हैं, जो आइंस डेवलप करती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं CH3COOH का। व्हाट इज द नेम ऑफ CH3COOH? Ma'am, acetic acid. Acetic acid. बिल्कुल सही बात, एसिटिक एसिड, या फिर इसको विनेगर भी बोलते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। इसको एसीटम भी बोलते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, मिथाइल, इसको Ma'am, इथेनॉइक ethanoic एसिड acid. बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो बच्चा पार्टी आपने ये ले लिया, तो देखो ये H यहाँ से निकल जाएगा, H पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस CH3COO minus. नेगेटिव में। तो मतलब अगर आपको कहीं कोई रिएक्शंस आयंस की फॉर्म में दिखाई दे तो वो आयनिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और अगर नॉर्मल दिखाई दे तो केमिकल इक्विलिब्रियम है, मतलब इस तरीके से। तो मतलब दो पार्ट में ही रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको दिखने को मिल सकती हैं, एक तो मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम, दूसरा आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या ये बात क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है बच्चा पार्टी। अब देखो यहाँ पे, वैसे यहाँ थ्योरी में बहुत कुछ आपके लिए लिखा है, मैं एक बार थ्योरी भी आपको दिखा देती हूँ, बट ये सारे पॉइंट मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। जैसे अगर हम बात करें, दो टाइप की रिएक्शंस थी, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें आपके लिए मैम ने लिख भी रखी है स्लाइड में। रिएक्शन विच प्रोसीड इज, ठीक है, वन डायरेक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन में मैंने पॉइंट दूसरे तरीके से बता दिए आपको। रिएक्टेंट आर ऑलमोस्ट कन्वर्टेड, प्रोडक्ट डू नॉट रिएक्ट इन रिएक्टेंट। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। ये मैंने बता ही दिया कि किसको किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और किसको किस साइन से नहीं करते। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है। Yes, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने जा रहे हैं, तो जरा अपने ऑल इज वेल करते रहना, ठीक है, और ढंग से समझना है, क्योंकि ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो परवीन मैम अभी समझाने जा रही हैं। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो फिर आपको आएगी प्रॉब्लम क्वेश्चंस करने में, और मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी बच्चे को क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम आए, वो कहीं अटक जाए। क्लियर है ये बात सभी को? Yes, ma'am. अब देखो बच्चा पार्टी, अभी तुम्हें दो टाइप की रिएक्शंस परवीन मैम ने समझाई केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो मान लो सपोज दैट मैंने एक रिएक्शन लिखी कि N2 प्लस 3H2 गैस, और ये भी आपकी गैस है, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रही है 2NH3 गैस में। तो बच्चा पार्टी आपने एक प्रोसेस सुना होगा, हैवर प्रोसेस, सुना है? हैवर प्रोसेस में अमोनिया, है ना बच्चा पार्टी? तो हमें हैवर प्रोसेस की कहानी नहीं पढ़नी है, बट हमें इतना पता है कि हैवर प्रोसेस से अमोनिया बनता है। अब बच्चा पार्टी परवीन मैम अगर इसको फॉरवर्ड में लिखना चाहें और बैकवर्ड में लिखना चाहें तो रिएक्शन क्या होगी, कोई बताएगा? कि अगर फॉरवर्ड रिप्रेजेंटेशन में लिखना चाहती हूँ तो किस तरीके से लिखूंगी, क्योंकि ये रिएक्शन दो डायरेक्शन में जाएगी भाई, फॉरवर्ड जाएगी और बैकवर्ड जाएगी। तो फॉरवर्ड में रिएक्शन लिखने का क्या मैम ये तरीका? तो फॉरवर्ड हो गई, बैकवर्ड में 2NH3 इक्वल्स टू में N2 प्लस 3H2 हो जाएगा। और मैम फॉरवर्ड में N2 गैस प्लस CH2 ये गैस तो फॉरवर्ड और वाली है ना, बैकवर्ड में NH3 गैस। देंगे, प्रोडक्ट वाला इधर बिल्कुल आ जाएगा और रिएक्टेंट वाला इधर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बच्चा पार्टी। तो देखो बहुत सारे बच्चे कई बार इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं लेकिन उनको रिएक्शन लिखनी नहीं आती। तो सबसे पहले, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी कहानी पे डिपेंड है, फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड, चाहे लीड सेटल प्रिंसिपल की बात कर लो चाहे QC की, चाहे KC की, किसी की भी। अब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो मैं लिख के दिखा देती हूँ। अगर आप फॉरवर्ड लिखोगे तो बाकी बच्चों ने सही बताया, N2 प्लस
3H2 गैस 2NH3। क्या परवीन मैम ने सही लिखा है? यस मैम। अब अगर आप रिवर्स लिखोगे, रिवर्स या फिर बैकवर्ड रिएक्शंस को, तो बच्चा पार्टी आप इसे सीधे लिखोगे N2 लिखोगे, क्या ये लिखोगे और ये लिखोगे, ठीक है? समझ में आया ना? मैं जानबूझ के मैं जानबूझ के भी गलतियां मैं जानबूझ के भी गलतियां करूंगी कई जगह पे, और ये देखना चाहूंगी कितने बच्चों का ध्यान मेरी क्लास में है। तो प्लीज फोकस ऑन योर ओनली स्लाइड, ठीक है बच्चा पार्टी? अब बच्चा पार्टी क्या बचा हमारे पास? N2 गैस बची और क्या बचा? 3H2 गैस बची, ठीक है? तो दिस इज द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड रिवर्स। ये है इनका रिप्रेजेंटेशन लिखने का। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। अब बच्चा, हाँ जी बोलो बेटा। मैम जैसे हमने इसमें सिंगल एरो लगाया तो मैम फिर तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन थोड़ी होगी। हाँ, तो नहीं, इसको दिखाया है ना कि ये इधर भी जा सकती है और बैकवर्ड में भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ये बताया है मैंने इसमें, ठीक है ना? लेकिन मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बताया कि फॉरवर्ड और ये रिवर्स कैसे लिखेंगे, ठीक है? बाकी रिएक्शन कैसे भी जा सकती है, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी। एक रिएक्शन में भी पूछ सकता है, वो अलग अलग भी लिख सकता है, रिवर्सिबल के लिए भी पूछ सकता है, इरिवर्सिबल के लिए भी। आपको सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। रिवर्सिबल क्या था, इरिवर्सिबल क्या था, बैकवर्ड क्या थी, फॉरवर्ड क्या थी। इज दैट क्लियर टू ऑल? और अगर ये साइन है तो इसका क्या मतलब है, और अगर ये साइन है तो इसका क्या मतलब है, ये पिक्चर में ऑलरेडी क्लियर कर ही चुकी हूँ आपको। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अगर बच्चा पार्टी मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ, ठीक है, किसमें? रेट ऑफ रिएक्शंस में। तो मैं ऐसे लिखती हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन बच्चा पार्टी, है ना? हम बैकवर्ड भी जा रहे हैं और फॉरवर्ड भी जा रहे हैं। तो जब हम बैकवर्ड भी जाएंगे और फॉरवर्ड भी जाएंगे तो ये ग्राफ एक जगह पे जाके इस तरीके से मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये ग्राफ आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा, देखा है, इसके दर्शन किए हैं? यस मैम, देखा है। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम, जहां पे ये दोनों दोस्त मिल जाएंगे, ठीक है? और अगर ये रिएक्शंस आपकी यहाँ से बैकवर्ड गई, ठीक है, ठीक है, तो बच्चा पार्टी अगर फॉरवर्ड गई N2 + 3H2 मैंने यहाँ लिख दिया, तो रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है यहाँ पे या फॉरवर्ड जा रही है? अब आप बताओ मुझे देख के। मैम फॉरवर्ड जा रही है। फॉरवर्ड जा रही है, बिल्कुल सही, ये पहचानना जरूरी है। और अगर परवीन मैम ने यहाँ पे लिख दिया 2NH3 एंड देन N2 + 3H2, तो रिएक्शन कैसे जा रही है बच्चा पार्टी? बैकवर्ड जा रही है, ठीक है? एक ग्राफ और है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, मैंने आपकी क्लास में ग्राफ नहीं बताया था, लेकिन बाकी बच्चों की क्लास में बताया था। कंसंट्रेशन की टर्म्स में अगर ग्राफ लिखें तो देखो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से जाएगा, और जहां पे ये दोनों मिलेंगे वहां पे हो जाएगा इक्विलिब्रियम। अब कैसे? मान लो ये C और D है आपका किसी रिएक्शंस के लिए, और ये आपका A और B है, ठीक है? टाइमलाइन पे हमने ये ग्राफ बनाया बच्चा पार्टी, तो आप देखोगे जब इनिशियली प्रोडक्ट रिएक्टेंट को हमने कन्वर्ट किया, मान लो एक कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर में गैस है N2 + H2, तो बच्चा पार्टी अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या इसमें प्रोडक्ट बन रहा है? नहीं बन रहा, अभी तो प्रोडक्ट बनना शुरू ही नहीं हुआ। आपको सिर्फ क्या दिख रहा है? N2 और H2 दिख रहे हैं। तो इनिशियल में यहाँ पे जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि धीरे धीरे जब रिएक्टेंट मिलेगा तो प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा नहीं आ जाएगा बच्चा पार्टी कि मान लो प्रोडक्ट के पास भी 5 मोल बचे और इसके पास भी 5 मोल बचे, वहीं पे क्या स्टेबलाइज हो जाएगा? इक्विलिब्रियम, ठीक है? क्लियर टू ऑल? रिपीट कर दो। रिपीट कर दो। देखो मान लो ये हमारा कंटेनर है, या सपोज दैट, ऐसे समझो इस चीज को तुम, स्टार्टिंग में तुम्हारे पास सारी बॉल इधर हैं, ठीक है? मेरे पास 6 बॉल हैं और 6 की बॉल मेरे पास हैं, और मेरे सामने एक बच्चा खड़ा है, उसके पास कोई बॉल नहीं है, ठीक है ना? तो मैंने बॉल पास करना शुरू किया, तो स्टार्टिंग में क्या प्रोडक्ट की कोई कंसंट्रेशन है? नहीं है। लेकिन जब मैंने बॉल को पास करना शुरू किया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है? हो रही है या नहीं? क्योंकि धीरे धीरे N2 और H2 मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं अमोनिया, ठीक है? तो मान लो बेटा, म्यूट करो खुद को, ये क्या आवाज आ रही है चिल्लाने की? प्लीज म्यूट। कनिष्का म्यूट करो अपने आप को, अदरवाइज मुझे यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा सबको, वो मैं नहीं चाहती हूँ।
ठीक है बच्चा पार्टी। तो मान लो पहले मैंने एक बॉल दे दी प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। फिर मैंने दूसरी बॉल दे दी प्रोडक्ट को, और बढ़ गई। फिर मैंने तीसरी बॉल दे दी प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उस टाइम जब 3 बॉल प्रोडक्ट के पास है और 3 बॉल रिएक्टेंट के पास है तो बराबर नहीं हो गई, यानी कि वहां इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो गया, है ना? यस मैम। ठीक है। तो ये ग्राफ भी Yes, आपकी ma'am. एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है इस ग्राफ को। तो ये हमें करना जरूरी है, मतलब हमें बेसिकली सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो ये था बच्चा पार्टी रिप्रेजेंटेशन। अब मैं कुछ पॉइंट आपको बता रही हूँ कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हुई? डू नॉट चेंज, बट अ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ एट इक्विलिब्रियम। सॉरी मैम, गलती से खुल गया, कोई बात नहीं कनिष्का, नो प्रॉब्लम। गलती तो किसी से भी हो जाती है मैम, उसके लिए नहीं कह रही, बस म्यूट करने के लिए कह रही थी। ठीक है बच्चा पार्टी, कि अ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब बच्चा पार्टी ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट मैम वो रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। बिल्कुल रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। बढ़ाता है रिएक्शन की। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो रही है, तो यहाँ पे कैटलिस्ट इस कंडीशन में इफेक्ट नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं करेगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। मैं लिख देती हूँ, अ कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये छोटे छोटे पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं। अर्पिता, अर्पिता बहुत देर से आ रही है जा रही है। दी चेंज इन कंसंट्रेशन। बच्चा पार्टी इस तरीके से अगर शॉर्ट में कहीं चिड़िया उड़ी हुई दिख जाए तो उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम। मैम वैसे कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को अटेन करने में भी हेल्प करता है ना? नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा, मतलब कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे डिक्रीज होगा कैटलिस्ट। ठीक है ना, क्योंकि वहां रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी जा रही है। एक बात बताओ, घड़ी की सुई है, ठीक है, आपने भले ही उसमें कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शंस को वो इंक्रीज तो जब करेगा ना जब रिएक्शन में स्टेबिलिटी होगी। ठीक है ना, यहाँ स्टेबिलिटी है नहीं, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड है। रिएक्शन जितना प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रही है वो वापस से फॉरवर्ड जाकर रिएक्टेंट बना सकती है। तो रिएक्शंस कहाँ आ गई? जहां पे थी वहीं थी, वहीं आ गई ना। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करता है इक्विलिब्रियम को। हमें सीधा सा बहुत प्यारा सा पॉइंट याद रखना है। अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे यहाँ पे, हालांकि इससे लिटरेचरली प्रिंसिपल में इसके कॉन्सेप्ट को आप पढ़ोगे, बट अभी मैं डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं करूंगी इसकी, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइमिंग की कमी है और हमें सिलेबस कवर करना है ना बेटा। तो फिलहाल आप सिर्फ, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा, फिलहाल आप सिर्फ इतना ध्यान रख सकते हो कि कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करता है पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है बच्चा पार्टी ये बात? यस मैम। यस मैम। अब देखो, द चेंज इन कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम में चेंज द इक्विलिब्रियम बट टेम्परेचर, क्लियर है ये बात सभी को? ठीक है ना? यस मैम। एंड ऑलवेज चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बताने जरूरी थे और ये क्लियर भी होने चाहिए। तो बच्चा पार्टी, अब देखो, हम ये तो हमने समझ में आ गया। अब आप मुझे ये बताओ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को लेके किसी को कोई डाउट है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखना है, रिएक्शन का, बैकवर्ड का, ये सब तो क्लियर है ना सबको? यस मैम। गुड। अब मैंने पहले ही बोला था आज मैं थोड़ा सा हल्का सा फास्ट पढ़ाऊंगी आपको, क्योंकि हमें ना सिलेबस बहुत सारा है हमारे पास और हमें सारे टॉपिक कवर करने हैं समझते हुए, और अपना सिलेबस भी जल्दी से खत्म करना है, क्योंकि हमारे पेपर शुरू हो जाएंगे फेब में। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अब बच्चा पार्टी, परवीन मैम सबसे इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ाने जा रही हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैम ने इसे दे दी है 5 स्टार रेटिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या ये बात क्लियर है? कोई बताएगा कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहते क्या हैं?
मैम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वैसे तो मैं थोड़ा इसे स्टाइल में समझाती, लेकिन आज मैं थोड़ा डायरेक्ट ही समझाऊंगी इसे, ज्यादा स्टाइल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे टॉपिक आज कवर करने हैं। अब आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, ठीक है, रिएक्टेंट इन कंसंट्रेशन। मतलब पहली बात तो ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस होती है, रेट ऑफ रिएक्शंस बच्चा पार्टी, ठीक है, डिपेंड, ठीक है, डिपेंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। क्या ये बात क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. मतलब कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो, ठीक है ना, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है, डिपेंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, या फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की पावर पे डिपेंड करती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। जैसे कि एक एग्जांपल तो मैं दे ही सकती हूँ। जैसे मान लो सपोज दैट आप किस पे डिपेंड करते हो? अपने मॉम डैड पे। अगर Yes, आपकी आपकी मॉम डैड आपकी लाइफ में ना हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी? जस्ट लाइक अ इमेजिनेशन, हम सोच भी नहीं सकते कैसी होगी। हम सभी के मॉम डैड हमारी लाइफ लाइन है, ठीक है। अब कोई भी रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? ये मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था थर्मोडायनामिक में। प्रोडक्ट पे नहीं डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। भाई अगर रिएक्टेंट नहीं होगा तो तुम प्रोडक्ट बना लोगे? अगर आपके मॉम डैड नहीं होंगे तो आप आगे तरक्की कर लोगे लाइफ में? No, ma'am. नहीं कर सकते ना। तो जब रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो परवीन मैम ने एक बात बताई थी लास्ट टाइम कि लिमिटिंग रिएजेंट पे प्रोडक्ट हमेशा डिपेंड करता है ना बच्चा पार्टी? तो जी ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, इन कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है या फिर स्टोइकियोमेट्रिक पावर पे डिपेंड करती है। तो अब परवीन मैम आपको ये समझा देती है कि तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? रिएक्टेंट। यस। और ये बच्चा पार्टी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर कहा जाए तो क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज के। ये हम पहले पढ़ के आए हैं भाई थर्मोडायनामिक्स में। तो अगर बच्चा पार्टी हम ये लिखें कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गई? ए की कंसंट्रेशन ए एंड बी की कंसंट्रेशन बी। मान लो परवीन मैम ने कोई रिएक्शन लिख दी, ए की कंसंट्रेशन ए, ठीक है ना, एंड प्लस बी की कंसंट्रेशन बी, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये हो गया। अगर मान लो मैंने कोई रिएक्शन ली N2 प्लस H2, तो बचा पार्टी फिर इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1 1, क्योंकि दोनों के पास नंबर ऑफ मोल्स तो कुछ है नहीं, तो जब कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो मान लो अगर तुम इस रिएक्शंस की जगह पे N2 को लिखते तो क्या लिखते? N2 की कंसंट्रेशन एंड देन H2 की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट के कोफिशिएंट तो कुछ है नहीं, तो या तो आप 1 मान लेते हो जब कुछ नहीं होते। तो समझ में आया किस तरीके से लिखना है? यस मैम। तो बचा बाकी हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो ए रिएक्शन है और प्लस बी जो रिएक्शन है ये आपकी प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन बी। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जगह पे हम के नहीं ले सकते? यस मैम। ले सकते हैं ना। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं फिर कि रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है, ए की कंसंट्रेशन ए एंड बी की कंसंट्रेशन बी। गॉट इट? तो बचा पार्टी अब मैम यहाँ पे ऑल स्टूडेंट चैट सेक्शन में रिप्लाई करके मैम को बताओ यस मैम क्लियर है। जल्दी कॉमन फास्ट। सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है। साक्षी क्या कह रहे हो? सीसी
सीसी, हाँ सीसी भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ए के लिए समझाया है। हिमानी का आंसर आ गया, कसक का आ गया, भावना का आ गया, साक्षी का आ गया, ठीक है, अलीशा का आ गया, मतलब ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा बाटी एक बात ध्यान रखना कि दी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बच्चा बाटी? के, ठीक है, नॉन एज रेट कांस्टेंट। मैम बुक में के सी दिया है पर बेटा केसी बाद में आएगा, केसी बाद में आएगा, केपी बाद में आएगा, क्यूसी बाद मैम में ये तो आएगा। डेरिवेशन के बाद आएगा ना? हाँ, अब देखो बुक में तो डायरेक्ट भी दी होती है कुछ चीजें, ठीक है, लेकिन मैम थोड़ा सा अलग तरीके से, मैम कैन आई लीव द क्लास बिकॉज मुझे ट्यूशन जाना है। ये कनिष्का मुझे ऐसे याद नहीं रहता, आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज करके बताओ कहाँ जाना है आपको, मैसेज कर दो तब मैं देख के नोट कर दूंगी, क्योंकि अभी मैं क्लास में हूँ, बाद में चैट बंद हो जाती है, मैं भूल जाऊंगी। तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो ताकि मैं नोट डाउन कर दूं कि आप ट्यूशन गए थे। ठीक है, जा सकते हो, लेकिन आप मैसेज करके जाना व्हाट्सएप नंबर पे। तो बच्चा पार्टी ये बात क्लियर है सभी को, क्योंकि मैम तो पूरा बेसिक से बताएंगी ना बच्चा, अगर छोटा सा भी कोई पॉइंट रह गया तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, और वो मैं नहीं चाहती हूँ। आगे बढ़े या नहीं? यस मैम। यस मैम। प्लीज, यस मैम। प्लीज मैम को परमिशन ग्रांट कर दो, कर दी है आपने। ठीक है, अब देखो, अब मान लो हमारे पास रिएक्शन है ए की पावर ए प्लस बी की पावर बी एंड सी की पावर सी एंड डी की पावर डी। क्या ये बात सबको क्लियर है? अब अप्लाई कर दो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन। तो बच्चा पार्टी अगर इसी रिएक्शन में हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर दिया, तो ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की कंसंट्रेशन ए और बी की कंसंट्रेशन बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड समझना, क्लियर है? और अगर यस आप रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू कर दें के एफ, तो बच्चा पार्टी ए की कंसंट्रेशन ए और बी की कंसंट्रेशन बी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? है ना, बड़ी सिंपल सी। अब ये तो तुमने लिखा इस रिएक्शन के लिए, अगर हम रिवर्स के लिए लिख रहे हैं, ये तो हमने फॉरवर्ड के लिए लिखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू होता है रेट ऑफ, यानी कि के फॉरवर्ड के, और के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अभी परवीन मैम ने बताया था आपको जस्ट। रिएक्शंस के लिए अगर बच्चा पार्टी यही चीज हम लिखें किसके लिए? रिवर्स रिएक्शंस के लिए। ठीक है, सी की पावर सी एंड डी की पावर डी, बिल्कुल ठीक है भावना, सही कह रहे हो आप भी। रिएक्शन तो बच्चा पार्टी कुछ ऐसे नहीं हो जाएगी कहानी कि रेट ऑफ, ठीक है, रिवर्स, ये आर का मतलब है रिवर्स, मैंने पहले ही लिख दिया रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी की पावर सी एंड देन डी की पावर डी, है ना? अब इसको इससे कंपैरिजन करें, अगर के इक्वल करें, तो आर आर इक्वल टू के आर एंड सी सी एंड बच्चा पार्टी डी डी। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है बच्चा पार्टी? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये बात सभी को? गुड। यस। क्योंकि बेटा अगर ये लिखना नहीं आया ना, तो लॉ ऑफ मास एक्शन से एक क्वेश्चन नीट में जरूर आता है, और अगर ये लिखना नहीं सीखा आपने तो आप गलतियां करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन सबको ढंग से लिखना आना चाहिए किसी भी रिएक्शंस के लिए, कि उसका फॉरवर्ड कैसे लिखना है और उसका बैकवर्ड कैसे लिखना है। ठीक है, इसीलिए मैं ये कहानी तुम्हें कई कई बार लिख के बता रही हूँ। ठीक है, तो बच्चा पार्टी अब हम ये कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि आर आर यानी कि रिवर्स रिएक्शन एंड के आर दी रेट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी। क्या कह रहे हो साक्षी मैम? प्लीज फर्स्ट बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। बिल्कुल दिखाएंगे बच्चा, क्यों नहीं दिखाएंगे, ये देखो, बता देना, मूव कर दें आगे तो। यस मैम। ओके, ठीक है, तो बच्चा पार्टी हम ये कह सकते हैं कि आर आर रिवर्स रिएक्शन एंड, ठीक है, रिवर्स आर दी रेट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट
सी एंड डी, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। तो बच्चा बाटी अब देखो आप, एक रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू के एफ, ए की कंसंट्रेशन ए एंड बी की कंसंट्रेशन बी, और अब आप इसको दोनों को बराबर में लिख सकते हो, आर आर इक्वल टू के आर, सी की कंसंट्रेशन सी एंड डी की कंसंट्रेशन डी। क्या ये बात क्लियर है? ओके, कहानी किस पे हो रही है? एट इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू किसके हो जाएगा? रेट ऑफ रिवर्स। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम अगर कहीं स्टेबलाइज हो रहा है तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा, रेट वो किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ रिवर्स के या फिर रेट ऑफ बैकवर्ड के। या तो बैकवर्ड बोल दो इसे या रिवर्स बोल दो, बात एक ही है। क्लियर है ये बात सभी को? Yes. Yes, ma'am. अब देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि के एफ, ए की कंसंट्रेशन ए एंड बी की कंसंट्रेशन बी इक्वल टू के आर, सी की कंसंट्रेशन सी एंड डी की कंसंट्रेशन डी। ये सब बार बार मैम इसलिए लिख रही हैं इतना ताकि आपको याद रहे, और एक बार ये सारा डेरिवेशन घर पे जाके लिख के भी देखना है सबको। क्या ये बात क्लियर है? और बच्चा बाटी कई बार ये आपको ऐसे देखने के लिए भी मिलेगा, तो आपको हर तरीके से मैं लिखा हुआ बता रही हूँ, किसी बुक में किस तरीके से मिलेगा, किसी बुक में किस तरीके से, आपको परेशान नहीं होना है। के एफ एंड के आर इक्वल टू सी की पावर सी एंड डी की पावर डी। बच्चा बाटी जब आप इस तरीके से लिखोगे तो हमेशा प्रोडक्ट पहले आता है, रिएक्टेंट बाद में आता है। अभी क्लियर है ये वाली बात भी? Yes, ma'am. अब बच्चा बाटी अब आप निकालोगे केसी। अब आ जाओ केसी पे। आपने पहले रिप्रेजेंट सीखा फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का, यानी कि रिवर्स का। अब केसी कैसे लिखोगे? व्हाट इज द केसी? केसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। आप के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैम ने पहले ही समझाया। सी क्या है? कंसंट्रेशन। तो अगर बच्चा बाटी आप इस रिएक्शन के लिए केसी लिखना चाहते हो, व्हाट इज द केसी? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आप अब एक पॉइंट ध्यान रखना यहाँ पे, परवीन मैम ये स्टार लगा रही हैं, और जहां स्टार लग गया वो बात हो गई 1 करोड़ रुपए की, कि के एफ के आर इक्वल टू होता है के सी। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। तो अब बच्चा बाटी ये आप दोनों चीजों को अलग अलग लिख रहे हो, तो आप इसके लिए केसी लिखोगे तो हम सीधे अब लिख सकते हैं ना कि सी की कंसंट्रेशन सी एंड डी की कंसंट्रेशन डी, एंड बच्चा बाटी क्या? ए की कंसंट्रेशन ए एंड बी की कंसंट्रेशन बी। ठीक है, ये था केसी। और बच्चा बाटी 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। केसी लिखना मैं बता देती हूँ, केसी लिखना आना चाहिए, केपी लिखना आना चाहिए और क्यूसी लिखना आना चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक पॉइंट परवीन मैम ने आपको सिखा दिया है, केसी लिखना। आप मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? बच गया, मेरा पेन टूट जाता अभी। तो मैं सारे बच्चों का जवाब सुनना चाहती हूँ। एक ही बच्चा बोल रहा है। यस मैम आ गया। आ गया ना समझ में? Yes, तो ma'am. मुझे इस बात को यहीं पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? मैम क्यों? 12th क्लास के 2 चैप्टर ऐसे हैं, अगर इक्विलिब्रियम नहीं समझा ढंग से तो वो 2-3 चैप्टर 12th के भूल जाओ कि समझ में आएंगे। तो इसे भूलना मत। केसी, केपी और क्यूसी और लॉ ऑफ मास एक्शन को आपको 11th में भूलना नहीं है, क्योंकि अगर 11th में भूल गए तो 12th में काइनेटिक इक्विलिब्रियम नहीं समझ में आएगा तुम्हें। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कहीं पे भी ये पार्ट यूज होता है, वो भी समझ में नहीं आएगा। मतलब इस पॉइंट का काफी यूज है हमारे सिलेबस में। तो बच्चा बाटी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप ये 2 चैप्टर इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक को दिमाग में बिठा लोगे, क्योंकि बहुत सारे 12th के चैप्टर इनसे रिलेट करते हैं। इज दैट क्लियर? और ये बात कोई टीचर बताता नहीं है, परवीन मैम ने तुम्हें पहले से बता दी है, ताकि आप लोग भूले ना। अगर भूल गए तो हो जाएगी गड़बड़। ठीक है बच्चा बाटी? Yes, ma'am. क्योंकि बेटा ना देखो, 11th आपको पहले इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि कुछ ना कुछ रिलेशन है 12th से। आपको क्यों हमने पहले 12th में नहीं करा दिया डायरेक्ट एडमिशन? आप डायरेक्ट 12th भी तो कर सकते थे, क्योंकि 11th बेस है 12th का। और परवीन मैम ये बात कई बार बोल चुकी हैं, जो बच्चे पहले पढ़ते थे उनसे,
अगर 11th अच्छा हो गया तो 12th में कुछ नहीं है। 12th आपको ऐसा लगेगा बच्चों का खेल कि अरे इससे टफ तो 12th 11th था, 12th में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब जब आपका 11th बहुत स्ट्रांग होगा, और अगर 11th और 12th दोनों स्ट्रांग है तो फिर एंट्रेंस में कुछ नहीं है। ये बात याद रखोगे मेरी? Yes, ma'am. तो बच्चा पार्टी, अब देखो KR इक्वल टू KC, ये हमने पढ़ लिया अपना इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बच्चा पार्टी अब आगे बढ़ जाए, नया टॉपिक पढ़ सकते हैं हम। Yes, ma'am. तो बच्चा पार्टी चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखो केसी दो चीजों पे डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि केसी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। कोई बताएगा परवीन मैम को कि कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो बच्चा पार्टी रिएक्शंस ऑफ स्टेक्योमेट्रिक। बताओ अगर नंबर ऑफ मोल्स ना हो तो केसी की कोई वैल्यू है? नो मैम। नो मैम। नो, ठीक है। और दूसरा बच्चा पार्टी आपका टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर पे तो अच्छे अच्छों की कहानी बदल जाती है। अगर आपको टेम्परेचर दे दिया जाए, गुस्सा कर दिया जाए तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो बच्चा पार्टी ये ध्यान रखना, केसी डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, ठीक है। टेम्परेचर बदलने पर केसी की वैल्यू भी बदल जाती है, याद रखोगे या नहीं रखोगे? टेम्परेचर को अगर आपने बदला तो केसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आफ्टर ऑल ऑब्वियसली बात है चेंज हो जाएगी बच्चा पार्टी। अगर किसी रिएक्शन को आप टेम्परेचर दे रहे हो तो टेम्परेचर दोगे तो उसकी केसी की वैल्यू पे भी फर्क पड़ेगा। या तो रिएक्शन फास्ट हो रही होगी या रिएक्शन स्लो हो रही होगी, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन एक्टिविटी करेगी, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब परवीन मैम आपसे पूछती हैं कि अगर मैंने आपको ये दिया N2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है, तो इसके लिए केसी लिख के दिखा दो जल्दी से मैम को। इसके लिए केसी कैसे लिखोगे? केसी होगा NO की पावर 2 अपॉन में 2 इंटू N2 और O2 की पावर 1। O2 की बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी 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 गुड, शानदार। एक मिनट बच्चा, ये मेरे फोन में पता नहीं क्या मीटिंग कैसे बंद हो गई है, जस्ट अ वेट। मैं दोबारा से फोन में लॉगिन कर दूं, क्योंकि फोन में लॉगिन रहता है ना तो मुझे आपकी चैट अलग से दिखती रहती है साइड से। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, तो ये बात हो गई। इसका मतलब आप तो इंटेलिजेंट हो गए, आपने केसी फटाफट ही लिख दिया, वेरी गुड। तो एक और रिएक्शंस के लिए केसी लिख दो, N2 गैस प्लस 3H2 गैस मिलके बना रहे हैं 2NH3। तो इसके मैम लिए केसी इज इक्वल टू NH3 की पावर 2 की पावर 1 और अपॉन N2 की पावर 1 इंटू में H2 की पावर 3। गुड, वेरी गुड। तो मतलब कहानी ये है कि आपको केसी लिखना अच्छे से आ गया। तो देखो बच्चा पार्टी, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स पे ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को 1 मान लेते हैं, और अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो उसकी कंसेंट्रेशन में उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप रखोगे। तो अब मैम एक नोट लिख रही हैं 1 लाख रुपए का, ये नोट आप ध्यान रखना डायरेक्टली, ठीक है। और आप लोगों को मैं कई बार प्रूफ कर चुकी हूँ, कई सारे लेक्चर्स में जो पॉइंट मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया उससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है, एंट्रेंस में आगे पीछे करके आता ही नहीं है। ये बात मानोगे या नहीं? यस मैम। यस मैम। इस बात पे भरोसा हो Yes, गया है ma'am. मैम की? Yes, ma'am. चलो, तो फिर मैम 1 करोड़ रुपए का पॉइंट लिख रही हैं, आप ध्यान रखना कि हाई वैल्यू, डायरेक्ट याद कर सकते हो इसे, ऑफ केसी ग्रेटर देन 10 की पावर 3। अगर कहीं पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा भी गया है एक बार एंट्रेंस में कि हाई वैल्यू ऑफ केसी की क्या होती है, 10 की पावर 3 होती है, और किस पे होती है? एट इक्विलिब्रियम पे होती है। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपकी बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। और रिएक्शन इज फॉरवर्ड डोमिनेट। और बच्चा पार्टी, यहाँ पे जब भी केसी ग्रेटर देन 10 की पावर 3 होगा तो रिएक्शन किसको डोमिनेट करेगी? फॉरवर्ड को डोमिनेट करेगी, ठीक है। और ये चीज मैं आगे न्यूमेरिकल में प्रूफ करूंगी आपको,
सिखाऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन आता है। अब अगर लो वैल्यू है बच्चा पार्टी, ये तुम डायरी वायरी बना रहे हो ना, लिख रहे हो ना इन सब पॉइंटों को जो मैम लिखवाती हैं आपको, तो Yes, ma'am. लेस देन 10 की पावर 3 होगा। अब बच्चा पार्टी जब हाई वाला फॉरवर्ड को कर रहा है तो लो वाला किसको करेगा? बैकवर्ड को। Backward. ठीक है, 1 करोड़ रुपए के ये पॉइंट हैं, आपने नोट डाउन कर लिए। अब बच्चा पार्टी ये तो थी कहानी हमारी केसी की। अब कभी क्यूसी सुना है आपने? व्हाट इज द क्यूसी? ये क्यूसी क्या है? Relations question. देखो परवीन मैम आपको एक बात बता रही हैं, कांस्टेंट पे इक्विलिब्रियम वर्सेस क्यू। ये क्यू होता है बच्चा पार्टी, कॉफिशिएंट ही होता है एक तरीके का, यानी कि प्रोडक्ट एंड देन रिएक्टेंट के लिए लिखा जाता है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, जो हम क्यू लिखते हैं ना बच्चा पार्टी, आपको किसी डेरिवेशन में नहीं जाना, डेरिवेशन वैसे इसका बुक में है भी नहीं, सिंपल फॉर्मूला है। जो क्यू लिखते हो आप ऐसे ध्यान रखो, वो एनी रिएक्शंस के लिए लिखा जा सकता है। एनी मतलब किसी भी रिएक्शन, चाहे वो सिंगल डायरेक्शन में हो, ठीक है। और लेकिन केसी किसके लिए लिखते हो? सिर्फ इक्विलिब्रियम पे लिखते हो। बात समझ में आ रही है परवीन मैम की? Yes, आ रही है ma'am. ना? तो Yes, बच्चा ma'am. पार्टी आपको ये ध्यान रखना है, क्यू आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, किसी भी रिएक्शंस के लिए, बट केसी आप सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए लिखते हो। ठीक है, ट्यूशन जाना है रागनी मैसेज कर दो मेरे नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। क्योंकि बेटा ड्यूरिंग क्लास में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करूं। मैसेज करके जाया करो, मैं अपने आप बाद में लिख लेती हूँ डायरी में। ठीक है बच्चा पार्टी, क्या ये बात सभी को क्लियर है? Yes. तो बच्चा पार्टी अब हम क्यूसी लिखना सीखते हैं। जैसे मान लो अगर कैलकुलेटिंग लिखें क्यूसी के लिए, ठीक है, कैलकुलेटिंग क्यू कैसे लिखोगे आप किसी रिएक्शंस के लिए? ए रिएक्शन से रिएक्शन हमने वही ले लिया पहले वाली, एंड सी की कंसंट्रेशन सी एंड डी की कंसंट्रेशन डी। तो इसके लिए अगर आपको क्यूसी लिखना है, सी का मतलब तो आपको पता ही है क्या है, बताओ? कंसंट्रेशन। Ma'am, question. और क्यू आप लिखोगे इसके लिए, तो सी की कंसंट्रेशन सी एंड डी की कंसंट्रेशन डी एंड ए की कंसंट्रेशन ए एंड बी की कंसंट्रेशन बी। अब आप देख रहे हो रिएक्शन 1 स्टेप जा रही है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस को शो कर रहा है ये। ठीक है, तो आपने इसके लिए क्यूसी लिख दिया, लेकिन इस रिएक्शन के लिए आप केसी नहीं लिख सकते। लिख सकते हो केसी? नथिंग। नो मैम। क्योंकि केसी किसके लिए लिखते हो? इक्विलिब्रियम के लिए लिखते हो। तो ये पॉइंट अपनी डायरी में नोट कर लो आप, चाहे हिंदी में कर लो, जैसे भी आपको याद रहे वैसे नोट कर लो कि क्यूसी हम किसी भी रिएक्शंस के लिए लिख सकते हैं, लेकिन केसी इक्विलिब्रियम के लिए लिखते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes. यस मैम। वेरी गुड बच्चा पार्टी। अब देखो यहाँ पे क्यूसी से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, वो क्या हैं? तो टाइमिंग तो वैसे कम ही बची है, तो मैं वो पॉइंट करा भी नहीं पाऊंगी, तो चलो कोई नहीं, मैं वो पॉइंट लिख देती हूँ फटाफट से। अगर हम उसको समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लिखने का काम तो हमारा खत्म ही हो जाएगा। अब एंट्रेंस में नीट के पेपर में डायरेक्ट 3 क्वेश्चन आते हैं। अब वो 3 क्वेश्चंस क्या है, पहले मुझे ये बता दो, आपको क्यूसी और केसी का डिफरेंस समझ में आ गया कि कहाँ और कैसे लिखना है? यस मैम। अगर बच्चा पार्टी इफ क्यूसी ग्रेटर देन के है, ये मैं समझाऊंगी कि क्यू कब बड़ा होता है और के कब बड़ा होता है, लेकिन अभी फिलहाल लिख दे रही हूँ कि क्यू आपका अगर कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है क्वेश्चन में, वैसे तो ये पॉइंट डायरेक्ट ही आते हैं, लेकिन मैं समझाऊंगी भी। इफ क्यू ग्रेटर देन के, अब क्यू का मतलब आपको पता है, ठीक है, क्या है, और के का मतलब पता है। किसी भी रिएक्शंस में, ठीक है, फेवर द रिएक्टेंट the system to shift to the, ठीक है, बैकवर्ड। ठीक है, लेफ्ट, यानी कि ध्यान आया? अगर कहीं पे आपको ये क्वेश्चन में दिख जाए क्लियरली, आंख बंद करके बता रही हूँ आपको, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन कराऊंगी, इससे रिलेटेड प्रूफ भी करूंगी। अगर क्यू ग्रेटर देन है के से, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, ये वाला पॉइंट याद रखने वाला है।
मैं अलग कलर से इसको मार्क कर देती हूँ, डायरी में नोट कर लेना, ठीक है। लेफ्ट होगी रिएक्शंस, राइट। क्लियर है ये बात सभी को? यस मैम। दूसरी बात, इफ अगर मैम Q K बड़ा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी और राइट में होगी। मैम ये रिएक्टेंट के बाद क्या लिखा है? Q Reactant is greater than reactant favors the CAUSING, CAUSING, मैं क्लियर लिख देती हूँ, CAUSING, ठीक है। अब देखो बच्चा बाटी, Q लेस देन अगर K है तो मैं ये शॉर्ट में लिख रही हूँ रिएक्शंस, रिएक्शन फेवर किसको करेगी? अब आप समझ जाओ अपने आप, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड। प्रोडक्ट को फेवर करेगी, ऊपर रिएक्टेंट को कर रही है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रोडक्ट को फेवर करेगी बच्चा बाटी, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? राइट। और रिएक्शन Yes, कैसी होगी? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। ये पॉइंट आपको डायरेक्ट किसी बुक में ऐसे नहीं मिलेंगे और फिर बड़ी दिक्कत होती है, समझ में भी नहीं आता, क्वेश्चन यहीं से आता है, इसलिए अलग से नोट डाउन भी कर लेना इनको नोट्स के अलावा। अब Q अगर बराबर है K के, तो बच्चा बाटी देन द रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी ना, लेफ्ट ना राइट। ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही है। किस बच्चे ने बोला इतना अच्छी बात? प्लीज अपना नाम बताएं। साक्षी, मैम साक्षी। दो साक्षी हैं, कौन सी मैम वाली? साक्षी सिन्हा। मैम साक्षी सिन्हा। बिल्कुल साक्षी सिन्हा, आपने सही पकड़े हो आप। अगर बच्चा बाटी रिएक्शन Q और K दोनों बराबर हो जाए तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी, किधर भी नहीं जाएगी। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस मैम। अब मैम यहाँ पे मैम जरा इसको दूसरे स्टाइल में दिखा दो। अभी दिखाती हूँ, मैं अभी दिखाती हूँ, बस ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर दूं बेटा, कि Q इक्वल टू, ठीक है, अगर Q ग्रेटर देन K है तो हम इसको लिखेंगे कैसे? प्रोडक्ट, ठीक है, एंड देन रिएक्टेंट, ठीक है। अगर K इक्वल टू Q है तो प्रोडक्ट एंड देन रिएक्टेंट। अगर Q इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पे Q इक्वल टू K है, अगर Q लेस देन K है तो प्रोडक्ट एंड देन रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, नो नेट रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्टेंट होगा, और बचा पार्टी यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। मैम बस। इनमें डिफरेंस बस यही है, नीचे आपने एक्टिव मास हाँ। नहीं लगाया। क्या बेटा? इन तीनों में सेम ही तो दिख रहा है, बस रिएक्टेंट में एक्टिव मास नहीं लगा। किस में नहीं लगा एक्टिव मास? नीचे जो लिखे हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के नीचे। यहाँ पे रिएक्टेंट के नीचे, यहाँ मैम मतलब तीनों का फॉर्मूला तो सेम ही है। हाँ, ज्यादा अंतर नहीं है, फॉर्मूला सेम ही है। यहाँ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, बट ये क्यों और कैसे होगा ग्रेटर देन, वो हमें समझना है, तो उसको मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगी, ठीक है। भाई फॉर्मूला तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पे ही डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पे तो ये दोनों बराबर हो गए, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये Q है, Q इक्वल टू निकाल रहे हो, और यहाँ पे K इक्वल टू Q बराबर है, और यहाँ Q है, लेकिन यहाँ पे ये अंतर है कि ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, और ये इक्वल है। बाकी तो लिखने का तरीका सेम ही रहेगा, लेकिन इसको डिफरेंस कैसे करेंगे वो हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड के हिसाब से करेंगे, क्योंकि रिएक्शंस को तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेस्पेक्ट में ही लिखोगे ना। अगर QC लिख रहे हो तो QC मैंने बताया ना कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उस वाले पॉइंट में तो सेम है वो, ठीक है, लेकिन पॉइंट अलग अलग है सबके। समझ में आया क्या कहना चाह रही है परवीन मैम? यस मैम। ठीक है। तो बच्चा पार्टी, एक बात बताओ, इसके बाद आप लोगों की क्लास है क्या? नो नो मैम। अच्छा, ओके, चलो फिर भी कोई बात नहीं। तो ये वाला पॉइंट मैं अगली क्लास में थोड़ा समझा के फिर मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, और नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपका ली चैटरलियर प्रिंसिपल शुरू कर दूंगी, याद रखना ये बात, और KP भी बता दूंगी। मैंने आज आपको दो चीजें सिखाई, एक बार इसको रिवाइज करके आना घर से कि KP। मैम। हाँ बोलो, बोलो साक्षी मैम बोलो। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स भी कराओगे आप? हाँ, न्यूमेरिकल भी कराऊंगी, वही मैं बता रही हूँ आपको, पूरी बात समझा रही हूँ। देखो अभी परवीन मैम ने आज तुम्हारा लॉ ऑफ एक्शन मास, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल कंप्लीट कर दिया, KC पूरा लिखना सिखा दिया, कैसे लिखते हैं, QC लिखना सिखा दिया, QC और KC में कौन कौन से रिलेशन आते हैं जो एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तीनों पॉइंट मैम ने आपको बता दिए, ठीक है।
अब इनको थोड़ा सा मुझे समझाना है कि कब क्यू ग्रेटर देन और लेस देन होगा। वैसे तो रिएक्शंस के पॉइंट लिख के आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी मैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में इस टॉपिक को समझाऊंगी। अगली क्लास में मैं तुम्हें केपी लिखना सिखा दूंगी, और जैसे ही केपी खत्म हो जाएगा हमारा, फिर हम रिलेशन पढ़ेंगे केसी और केपी में। ठीक है, केसी और केपी में रिलेशन पढ़ने के बाद फिर मैं आपका ली चैटरले प्रिंसिपल शुरू करूंगी, और एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस कराऊंगी पिछले टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर है ये बात? अगर मेरे पास टाइम होगा तो 3 कराऊंगी और 4 करा दूंगी, और अगर नहीं तो 2 क्वेश्चंस तो बताऊंगी कि जो हमने टॉपिक पढ़े उसके ऊपर क्वेश्चन नीट में आता कैसे है। क्लियर है ये बात सभी को? लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगी, है ना? लेकिन बेटा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितना भी मैंने आज कराया प्लीज इसे रिवाइज कर लेना। अगर ये पॉइंट आपको याद नहीं रहा ना दिमाग में कि फॉरवर्ड क्या है बैकवर्ड क्या है, तो क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। वैसे तो मैं समझा देती हूँ, आपको दिक्कत कहीं आने नहीं देती, लेकिन फिर भी अगर हमें कॉन्सेप्ट को और अच्छे से पढ़ना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करके रखना है, तो आप थोड़ा सा फोकस करें कि अपना पिछला रिवाइज करें। ठीक है बच्चा पार्टी? यस मैम। यस मैम। तो चलो आज का तो ये सेशन पर यही खत्म करती हैं।